ये कि ये तो उपचुनाव है, लेकिन आम चुनाव 1.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। जी। आप किस तरीके से चुनाव में आएँगे? क्या सपा, कांग्रेस किसी के साथ आप गठबंधन में आएँगे? आजाद समाज पार्टी या भाजपा की सरकार को, क्योंकि बसपा की तो सरकार ही नहीं है भाई, तो भाजपा को रोकने के लिए आजाद समाज पार्टी सबसे मजबूत कड़ी बनेगी। कुछ पार्टियां ऐसी भी, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, जिन्होंने कभी उपचुनाव लड़े ही नहीं है, लेकिन वो चंद्रशेखर के प्रत्याशी को हराने के लिए इशारा सीधा-सीधा बीएसपी की तरफ है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप भी समझदार है, जनता भी समझदार है कि भाई बहन जी ने एक ट्वीट करके आज कहा है कि उपचुनाव में जो अपना वोट है 3 तारीख को, वो हमारे नए गठबंधन को दे। नमस्कार, ड्यूटी तक में आपका स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावत, जो कि इस बार पहली बार बुलंदशहर में उपचुनाव में इन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा है आजाद समाज पार्टी के तौर पर, और चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक लगातार चुनावी दौरे पर हैं। शेखर जी, आप देख कि इस चुनाव में आप अपना किस्मत आजमा रहे हैं, पहली बार बुलंदशहर में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस उपचुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये उपचुनाव जो है ये 2022 की नींव है। 2022 में जनता क्या चाहती है और 2022 में उत्तर प्रदेश में जनता किस तरह के बदलाव चाहती है। जिस तरह से लगातार जनता वोट देती गई और ठगी गई, अब वो जनता बीच में क्या होता है कि ये जितना सरकार का कार्यकाल रहा है, ये उसका निष्कर्ष होता है कि जनता में उसका कैसा मैसेज है। तो उपचुनाव है, वैसे तो सरकार ही लड़ती है, क्योंकि जो सरकारी तंत्र है उसका दुरुपयोग होता है। सरकार के लिए सारे रास्ते खुले होते हैं, विपक्ष पे तमाम तरह की जो है रोक होती है, लेकिन जनता ही लोकतंत्र में मालिक होती है। जनता लड़ रही है, जनता ही वोट करेगी और जनता का ही रिजल्ट आएगा। तो बुलंदशहर का जो चुनाव है वो निर्णायक होगा। आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है, वो बुलंदशहर पे ऑटो का निशान है और भारी जन समर्थन आज जो है देखने को बुलंदशहर में मिल रहा है। लेकिन एक चीज बताइए कि हाल की कई घटनाएं हुई, हाथरस घटना अहम घटना रही, बलिया की घटना हुई, आपको लगता है कि इन सब बातों का चुनाव पर असर होगा? जी बिल्कुल होगा। इन्हीं वादों पे तो सरकार ने वोट मांगी थी कि हम सुशासन देंगे, हम क्राइम खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े वादे किए, चुनाव से पहले दलितों के पैर धोए, चुनाव से पहले सबके साथ सबके विकास की बात करी। यहाँ तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, जो हाथरस में हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया और करवाया प्रशासन के द्वारा, वो जनता ने देखा। जिस तरह से न्याय को रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे देने वाले लोग जो है न्याय के बीच में आके खड़े हो गए, ये भी जनता ने देखा। जिस तरह से कचरे की तरह एक दलित समाज की बेटी के शव को जलाया गया, पूरे परिवार को बंद किया गया, परिवार को अधिकारी कर्मचारी जाके धमकाते हैं, ये पूरे दलित समाज ने भी देखा और तमाम लोगों ने भी देखा कि भाई ये सरकार जो है न्याय देने में जातिवाद करती है, न्याय देने में पक्षपात करती है, ये जनता ने देखा। जिस तरह से यहाँ CA NRC जैसे काले कानून पास किए गए, जिस तरह से एक दिन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको कहा कि कैसे आंदोलन खत्म किया जाता, हमसे देख लीजिए 20 लोगों की हत्या करा दी यहाँ, जिसमें सिकंदराबाद के भी लोग थे, मैं खुद यहाँ बुलंदशहर आया था। तो ये यहाँ के मुसलमानों ने भी देखा, गरीबों ने भी देखा, जिस तरह से जनता से उगाही हो रही है। सरकारी डिपार्टमेंट बिना घूस के कोई काम नहीं होता है, रोजगार देने के वादे किए थे उस पर कोई काम नहीं किया है, महिला सुरक्षा पे जो है कोई अमल नहीं हुआ है, डोमियो स्क्वाड फोर्स थी वो पता नहीं कहाँ है। मुख्यमंत्री गजब की बात तो देखिए भाई, अपना प्रदेश छोड़ के मुख्यमंत्री बिहार में वोट मांग रहे हैं। यहाँ अमेठी में एक प्रधान को जिंदा जला दिया जाता है, यहाँ CO के सामने, SDM के सामने एक पाल समाज के व्यक्ति को गोली मार दी जाती है। आप समझिए, जनता की मदद करने की जगह पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों की मदद करते हैं, अपराधियों के समर्थन में पंचायतें करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है, जनता देख रही है, किसी पे जनता वोट करेगी। लेकिन एक चीज देखा जाए, आप काफी मेहनत कर रहे हैं, ये लेकिन जिस तरीके से ये दलित पॉलिटिक्स है, मायावती, बसपा और इसके बीच में आप अपनी जमीन कहाँ तलाशते हैं? क्योंकि आज भी मायावती जो है उनके साथ उनके वोटर्स हैं, भले ही उन्होंने कुछ बातें पिछले दिनों में कही हो, आप अपनी जगह इस दलित राजनीति में कहाँ देखते हैं? देखिए, मैंने तो अब तक जनता से वोट नहीं लिए भाई। मैंने तो पिछले 8-10 साल में काम करके अपने आप को साबित किया है कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं पूरी मजबूती से जनता की लड़ाई को लड़ूंगा।
जैसे मैंने सड़क पे लड़ी है, अगर मौका मिलेगा तो सदन में भी हमारे लोग जो जाएंगे वो लड़ेंगे। और मैंने यहाँ की जनता सिर्फ एक ही बात कही है कि आप जिसे विधायक बनाते हैं 5 साल रहता है, ये उपचुनाव है, ना तो सरकार बनेगी ना सरकार गिरेगी। लेकिन अगर एक विधायक आप आजाद समाज पार्टी को बना के भेजते हैं तो मैं आपको वो मॉडल बना के दूंगा विधानसभा में, जिसपे 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ अच्छे स्कूल हम लोग बनवाएंगे, जो स्कूल है उसमें जो अध्यापक हैं पढ़ाने वाले, वहाँ सुचारू रूप से जो है पढ़ाई की व्यवस्था कराई जाएगी। वहाँ जो नल है, पीने के पानी और तमाम तरह की सुविधाएं, उनका ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। यहाँ नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए तमाम तरह के सरकार से जो है काम कराए जाएंगे कि यहाँ नौजवानों को रोजगार मिले। यहाँ महिला सुरक्षा पे काम होगा। यहाँ अधिकारी कर्मचारी जो है ऑफिसों में नहीं बैठेंगे, वो दौरे करेंगे और चीजों का ध्यान रखेंगे। यहाँ अच्छे हॉस्पिटल जो है, जिस तरह से हॉस्पिटलों में अच्छा इलाज नहीं हो रहा, उन पे काम किया जाएगा। यहाँ तमाम जो दिक्कतें हैं, रोड के बुरे हाल है, आप देख लीजिए, आदमी घर से चलता है नहा धो के तो खेत तक जाते, उस तक अपने गंतव्य तक जाते जाते उसको पाउडर लग जाता है, उसका रंग ही बदल जाता है। तो मैं देसी भाषा में जो बात आपको बता रहा हूँ, जो जनता ने मुझे बताई, जनता इस भ्रष्ट सरकार से मुक्ति चाहती है, जनता कानून का राज चाहती है। महिलाएं हों, ये किसी महिला में उत्तर प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं कि रात को 12 बजे कोई बहन बेटी किसी भी समाज की निकल जाए। व्यापारियों के साथ क्या किया आप देख लीजिए। कोरोना काल में इन्होंने रोटी देने के बजाय, जनता का पेट भरने के बजाय, इन्होंने जो उसमें भी घोटाला कर लिया। तो ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसने आर्थिक रूप से देश को कमजोर किया है, सामाजिक रूप से भाईचारे को तोड़ा है। तो जनता इससे त्रस्त है, जनता आपसे प्रेम भाव चाहती है और वो इस पे ही वोट करेगी जो 3 तारीख को वोट डालने के लिए जा रहे हैं। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अब हम कुछ राजनीतिक सवाल लेते हैं। जी। एक पहले तो आप ये बताइए, पहले एक सवाल मौजूद है कि आपके नाम के साथ रावण जुड़ा है। रावण लोग आपको बुलाते हैं, क्या ये नाम आपको पसंद है या ये नाम क्यों पड़ गया? कैसे आपको लोग रावण बुलाने लगे? अब अच्छा मुझे बताइए, आप तो एक अनुभवी पत्रकार हैं, आप ये कहेंगे कि मैं राजनीतिक सवाल लेता हूं और फिर मेरे नाम पे सवाल करेंगे। मेरे नाम से क्या राजनीति? मेरा नाम रावण की जगह है कुछ और होता, मेरा नाम चंद्रशेखर की जगह भगत सिंह होता। लोग जानना चाहते हैं चंद्रशेखर जी, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, तो आपके तरफ अभिषेक भाई मेरी बात सुनिए ना। मेरा नाम अशफाक उल्लाह खां होता, मेरा नाम जो है वीर अब्दुल हमीद होता, इससे क्या फर्क पड़ता है किसका नाम क्या है? देखिए योगी जी का भी नाम है, उनका नाम है, ये नाम बुरा, उनका नाम है योगी, लेकिन काम उनके योगी वाले हैं क्या? जो बेटियों को न्याय नहीं दिला सकता है, जो जात देख के जो है न्याय देता हो, वो योगी कहाँ हो सकता है? योगी के लिए तो तमाम समाज जो है उसका परिवार होता है। आप समझिए, नाम में कुछ नहीं रखा, काम में रखा है। मुझे आप इसलिए जानते हैं कि मैंने काम किया है और जहां भी दलितों पे या गरीबों पे अत्याचार हुए हैं, मैंने उस लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने दिया है। ये मेरी पहचान है और मेरी पहचान से कुमार साहब आप मुझे जानते हैं। एक चीज और बताइए चंद्रशेखर जी कि आने वाले समय में जी तो भीम आर्मी पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर सामने आ रही है। नहीं, भीम आर्मी की पॉलिटिकल विंग है। भीम आर्मी हमारी माँ है। भीम आर्मी से ही हम लोग हैं, भीम आर्मी से मेरी पहचान है, मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूँ। हमारी पॉलिटिकल विंग है आजाद समाज पार्टी। जी, भीम आर्मी अपना सामाजिक काम कर रही है लगातार। ये आप ये बताइए कि ये तो उपचुनाव है, लेकिन आम चुनाव 1.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। जी, आप किस तरीके से चुनाव में आएंगे? क्या सपा, कांग्रेस, किसी के साथ आपके गठबंधन में आएंगे या फिर, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं एक विकल्प के तौर पर भी, क्या बसपा के विकल्प होंगे? क्या होगा? मैं यहाँ भाजपा का विकल्प बनूंगा। आजाद समाज पार्टी है भाजपा की सरकार को, क्योंकि बसपा की तो सरकार ही नहीं है भाई, तो भाजपा को रोकने के लिए आजाद समाज पार्टी सबसे मजबूत कड़ी बनेगी। मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बताता हूँ, ये उपचुनाव है, आप सब जानते हैं पूरे प्रदेश में चुनाव है, 7 सीटों पे चुनाव है। मैं सिर्फ एक सीट पे लड़ रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचे। कुछ पार्टियां ऐसी भी, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, जिन्होंने कभी उपचुनाव लड़े ही नहीं है, लेकिन वो चंद्रशेखर के प्रत्याशी को हराने के लिए वो उपचुनाव लड़ती हैं। अगर मैंने पहले मुस्लिम प्रत्याशी घोषित कर दिया तो वो उसके खिलाफ जो है एक मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा कर देते, किसी तरह से भाजपा को फायदा पहुंचाया जाए। देखिए सारा सीधा बीएसपी की तरफ है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप भी समझदार है, जनता भी समझदार है। जैसे आप समझ गए हैं तो जनता भी समझ रही है, और जनता ये भी समझ रही है कि आने वाला गठबंधन, जैसे एक बहन जी का ट्वीट है, मुझे यही मीडिया के लोगों ने बताया कि भाई बहन जी ने एक ट्वीट करके आज कहा है कि उपचुनाव में जो अपना वोट है 3 तारीख को
वो हमारे नए गठबंधन को दे। अब वो नया गठबंधन वो है जिसकी घोषणा उन्होंने की है, या कोई पुराना गठबंधन, ये तो मैं नहीं जानता। उत्तर प्रदेश में तो उनका कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है, आप ट्वीट चेक कर लीजिए, कि 3 तारीख को हमारे नए गठबंधन को दें। यानी कि वो, मुझे लग रहा है कि उसी गठबंधन की बात करें जिसके उन्होंने कहा कि हम उसको वोट दिलाएंगे। जनता बेवकूफ नहीं है, बीजेपी का चाल चरित्र जनता ने देखा है। इसका मतलब वो ये कह रही है कि अब बीएसपी को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है। जिस बीजेपी ने हमारे संविधान को इतना कमजोर किया, जिसने हमारा आरक्षण जो है पूर्ण रूप से छीन लिया, जिसने सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर दिए हैं, जिसके राज में दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की हत्याएं हो रही है, जिस राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जिसमें जो किसानों के खिलाफ कानून बनाता है, किसान सड़क पे है लेकिन उनको नहीं सुनाई देती, जो राजतंत्र की सरकार चाहते हैं, ऐसे लोगों को समर्थन कभी नहीं हो सकता। ना मैं करूंगा, ना जनता करेगी। लेकिन चंद्रशेखर जी, अगर हम आपके इस चुनाव में ही आपकी ही बात करें तो दो चीजें दिखती हैं। एक, आप सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि 6 सीट अगर आप नहीं लड़ रहे हैं तो कहीं ना ये भी माना जाए कि आने वाले वक्त में आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जा सकते हैं, या किसी एक पार्टी के साथ गठबंधन में जा सकते हैं, या पूरी तरीके से गठबंधन को खारिज करते हैं कि बिल्कुल आप अकेले लड़ेंगे और किसी के साथ नहीं आएंगे। देखिए, मैं साफ तौर पे बताता हूँ, गठबंधन जनता से होता है, पार्टियों से नहीं होता है। बहुजन समाज का जो वोट है, हम उस बहुजन समाज में राजनीतिक चेतना जागरूक करेंगे 1.5 साल के अंदर। जैसे मैंने कहा कि इस विधानसभा को अगर हमें मौका मिलेगा, इसको मॉडल बनाएंगे, उसके ऊपर हम विधानसभा लड़ेंगे पूरे प्रदेश में। जनता की सरकार होनी चाहिए। मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं सरकार मजबूर होनी चाहिए, लेकिन जैसे मैंने देखा, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में आधी कांग्रेस भाजपा ही हो गई है। पिछले चुनाव में 2017 के विधानसभा चुनाव में आधी कांग्रेस जो है वो भाजपा ही हो गई थी। जिनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिनके कोई सिद्धांत नहीं है, उनके साथ गठबंधन का मतलब ही नहीं बनता है। गठबंधन तो उनके साथ होगा जिनकी नीतियां हमारे से मिलती है, और हमारी नीतियां जो है वो जनता से मिलती है। उत्तर प्रदेश के अंदर 85% बहुजन समाज, मैं क्या कह रहा हूं, कांग्रेस को अगर आप नकार रहे हैं पूरी तरीके से, तो दो चीजें, एक तो आप प्रियंका गांधी से कई बार आपकी मुलाकात हो चुकी है, प्रियंका गांधी आपके अच्छे, तो क्या समाजवादी पार्टी आपको लगता है विकल्प है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से जो लोग जो है, बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, अगर इस प्रदेश में किसी बहन से मिलना भी अपराध है तो हो सकता है मैं अपराधी हूँ। देखिए, मैं बाबा साहब का बेटा हूँ, महिलाओं में फर्क नहीं करता हूँ, जाति देख के महिलाओं से बात नहीं करता हूँ। किसी भी बहन के साथ कोई जाति होती है, जुल्म होता है, या कोई बहन मुझसे मिलने आती है, मैं उससे मिलता हूँ। उत्तर प्रदेश की आप समाजवादी सरकार की बात कर रहे हैं, दलित अधिकारी कर्मचारियों को सबसे बड़ा अगर नुकसान कभी हुआ था तो वो समाजवादी सरकार के राज में हुआ था। सबसे ज्यादा डिमोशन इन्होंने करे, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल इन्होंने फाड़ा, इनकी सरकार में दलित अधिकारी कर्मचारी त्रस्त रहे। तो जो लोग अपनी नीयत और नीति नहीं बदल सकते हैं, वो लोग जनता का क्या भला करेंगे? मैं जनता को तैयार करूंगा इस, जैसा मैंने कहा, उत्तर प्रदेश में 85% बहुजन समाज के लोगों को तैयार करके, नौजवानों को, उन लोगों को जिनके अंदर काम करने की, मदद करने की क्षमता है, जो परिवर्तन चाहते हैं, उन लोगों को तैयार करूंगा, और वही लोग जो है आने वाला चुनाव लड़ेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता प्यार देगी, जनता आशीर्वाद देगी, तो कोई भी नौजवान जो है वो बेरोजगार नहीं होगा। ये अपराध जो है, ये अपराध खत्म हो जाएगा। ये मैं ये समझ सकता हूं कि आप, चूंकि अभी विधानसभा के चुनाव में 1.5 साल का वक्त बचा है, आप अपने एक चीज और बताइए कि उत्तर प्रदेश ने मुस्लिम और दलित की का जो एक्सपेरिमेंट है 60 के दशक से किया, और मान्यवर काशीराम जी ने भी इस को दोहराया, लेकिन मुस्लिम और दलित की जो राजनीति है वो कभी परवान नहीं चढ़ सकी। आपको लगता है कि आप इस समीकरण को या इस तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे? तो आप देखिए, मैं, ये तो 2 वर्ग वो वर्ग हैं जो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं इस प्रदेश में। दलित बहुत बुरी तरह पीड़ित है, उसके बाद मुसलमान बहुत बुरी तरह पीड़ित है, लेकिन उसके अलावा भी कई जातियां हैं जिनसे हमेशा वोट के नाम पर ठगा जाता है। जैसे गुर्जर समाज के लोग हैं, मार्शल कौम है, हमेशा ठगी जाती है। कश्यप समाज के लोग हैं, पाल समाज के लोग हैं, प्रजापति समाज के लोग हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, मौर्य, आप देखिए कितना अपमान जो है मौर्य समाज का किया बीजेपी ने, कि मौर्य समाज के बैकवर्ड के नाम पे वोट लिया और जो है योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये जो ठगे हुए समाज हैं, जैसे पटेल समाज हो, कुर्मी समाज हो हमारा, इनको इकट्ठा करना और दलित समाज की सारी जातियों को तैयार करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इनको तैयार करूंगा, और आप समझिए यही वोटर हैं।
यही वोट देते हैं, यही सरकार बनाते हैं। एक सवाल और इनके हित की बात हो और इनको इनके अधिकार मिले। मैं आप देखिएगा कमजोर वर्ग के उन लोगों को जो कभी प्रधान भी नहीं बने, ऐसे लोगों को मैं विधानसभा माननीय काशीराम साहब के दिखाए रास्ते पे चलकर भेजने का काम करूंगा, जनता को तैयार करूंगा और धन बल की, छल बल की, माफियागिरी की राजनीति को खत्म करते हुए गरीबों की, कमजोरों की, नौजवानों की, महिलाओं की राजनीति को मजबूत करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी लोकतंत्र में। किसी का मंच यूज करता हूँ, जब मुझे कोई बुलाता है अपने तकलीफ में मैं उसके साथ जाता हूँ। मैंने एक रैली की थी, आपको याद दिला रहा हूँ, जब संत श्रीमती सतगुरु रविदास जी महाराज का मंदिर जो है तुगलकाबाद में तोड़ा गया, दिल्ली में मैंने रैली की थी। और शायद आपने देखा हो कि दिल्ली में ऐसी रैली पहले कभी नहीं हुई। 5 लाख लोग आए थे। मैंने जब 2 अप्रैल का जब आंदोलन हुआ था तब हमारी वो रैली थी। पूरा भारत बंद हुआ था। 23 फरवरी को हमने भारत बंद किया था। तो शब्बीरपुर वाले मामले में मैंने आंदोलन किया था। मैं सबके जिस भी व्यक्ति को सताया जाएगा मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। आने वाले कल में आपको मेरी रैलियां भी देखने को मिलेगी और आने वाले कल में आप आजाद समाज पार्टी को देश का बड़ा दल बनते भी देखेंगे, क्योंकि मैं प्रयास करूंगा कि बहुजन समाज के जो राजनीतिक दल है उनको इकट्ठा करूं। मेरी ये जिम्मेदारी रहेगी। आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में एक तरीके का बिखराव दिख रहा है, जो बहुत सारे लोग छोड़ करके पार्टी जा रहे हैं, ज्यादातर लोगों का जो रुझान है समाजवादी पार्टी की तरफ दिख रहा है। क्या हम माने कि आपकी तरफ भी लोग उधर से जो लोग बिखराव हो रहा है तो आप आपकी तरफ लोग आएंगे? हमेशा टूटने का मतलब बिखराव नहीं होता, टूटने पे नया निर्माण भी होता है। समझ रहे हैं? जब कोई एग टूटता है तो एक नए जीवन का निर्माण होता है। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि चीजें बनती हैं और टूटती हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं रुकनी चाहिए। माननीय काशीराम साहब ये कहते थे, राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक क्रांति गति नहीं रुकनी चाहिए। मैं राजनीति में इसलिए आया क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि अगर आप राजनीति में हिस्सेदारी नहीं लेंगे तो अयोग्य लोग आप पे शासन करेंगे। आज समझिए ऐसे लोग शासन कर रहे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक रूप से देश को कमजोर कर दिया है। सारे गरीब परेशान हैं, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, व्यापारी परेशान है, तमाम सब लोग परेशान है। सरकारी डिपार्टमेंट बेच बेच के पूंजीपतियों का भला कर रहे हैं। पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार। जो कोई अन्याय अत्याचार के खिलाफ किसान हो या कोई गरीब आवाज उठाता है उसको लाठी मारते हैं, जेल भेजते हैं। किसानों के बच्चे सीमा पे लड़ते हैं देश के लिए और उनके बाप दादा को यहाँ लाठी लगती है। ये उत्तर प्रदेश है, ये भारत है। वो उनको उनकी फसल के दाम नहीं मिलते, तो मैं जहां भी मुझे मौका मिलेगा जिसकी भी लड़ाई लड़ने का मैं लड़ूंगा, किसी को निराश नहीं करूंगा। धन्यवाद आपसे अनुमति। बहुत धन्यवाद आपका चंद्रशेखर जी, यूपी तक से बात करने के लिए। जी बहुत आभार।